Hello class. So welcome back to our YouTube channel and in this lecture हम जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ एंड दिस इज़ अ लास्ट टॉपिक फ्रॉम द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इसके बाद हमें फ्रीडम मिलती है इन द ईयर 1947 में। ओके तो बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। देखो मिशन अनाउंस कब हुआ था। मिशन जो था इसकी अनाउंसमेंट हुई थी फेब 1946 में और ये जो मिशन था इंडिया कब आया था, अराइव कब हुआ था, मार्च 1946 में ये इंडिया में अराइव हुआ था। आगे बात करते हैं। इट वॉज अ 3 मेंबर मिशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मेंबर्स कौन से थे जो ब्रिटेन से इंडिया में सेंड किए गए, लाए गए? वो थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 मेंबर्स जो थे दे वर दी मिनिस्टर्स फ्रॉम ब्रिटेन हु वर सेंट टू इंडिया टू एग्जीक्यूट द कैबिनेट मिशन प्लान। ओके तो कौन से 3 मेंबर्स थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। बात करते हैं कॉजेज़ की। देखो कॉजेज़ मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी कैबिनेट मिशन को लाने की, कैबिनेट मिशन प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो सबसे पहला जो रीज़न था, ठीक है, वाई कैबिनेट मिशन वाज सेंट या वाई इट वाज रिक्वायर्ड टू सेंड द कैबिनेट मिशन प्लान टू इंडिया, क्यों वह ज़रूरत पड़ी? पहला रीज़न था नेशनलिज्म पेनिट्रेटेड इनटू सो फार अनटच सेक्शंस। देखो अभी तक जो सक्सेस था नेशनलिस्ट फोर्सेस का, हमारी जितनी भी स्ट्रगल चल रही थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो बहुत क्लियरली विजिबल था, बहुत फेयरली एविडेंट था, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ से हमें देखने को मिला था नेशनलिज्म जो था ना अभी तक ऐसे एरियाज़ में पहुँच चुका था, ऐसे अनटच सेक्शंस में हमें नेशनलिज्म देखने को मिला था जहाँ पे अभी तक 1857 से 1946 की बात करूँ तो अभी तक इतना हाई लेवल पे नेशनलिज्म देखने को नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो थे, अब कहीं ना कहीं नहीं, अब क्लियरली इट वाज विजिबल कि ब्रिटिशर्स जो थे वो डर भी चुके थे। उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो इंडियंस के साथ लड़ाई करें, इंडियंस के साथ एक और वॉर करें। वो इतने केपेबल भी नहीं थे इस टाइम पे। एंड मोर ओवर जब नेशनलिज्म इतना बढ़ चढ़कर सामने आ रहा था, सो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं एक साइड पर इस टाइम पे हो चुके थे। So this was the first reason why cabinet mission plan was sent to India. Second, obviously, of course, it was very clearly visible कि अब ब्रिटिशर्स के पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं था देने को आफ्टर क्रिप्स मिशन एंड वेववेल प्लान। देखो क्रिप्स मिशन और वेववेल प्लान जो था एक तरह के ऑफर्स ब्रिटिशर्स इंडियंस के आगे रखे उन्होंने, और उन्होंने इस तरह के ऑफर्स इसीलिए रखे इंडियंस के आगे कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो इस तरह के ऑफर्स वो रख रहे थे। लेकिन इंडियन सिंस नेशनलिज्म बहुत बढ़ गया था उस टाइम पे, सो इंडियंस वर डिमांडिंग नथिंग लेस देन फुल फ्रीडम, स्वराज, वो डिमांड कर रहे थे आज की डेट में। तो अब उनको और कुछ एक्सेप्टेबल नहीं था। क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट किया था कांग्रेस ने, वेववेल प्लान भी रिजेक्ट किया था, एंड देयरफॉर देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ऑफर दैन फुल फ्रीडम, एंड द ओनली रीज़न व्हाई कैबिनेट मिशन प्लान वाज सेंट टू इंडिया। थर्ड, देखो ऑल्दो इतना कुछ हो चुका था, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि कोऑपरेट करने के लिए उनके पास अब ज़्यादा कुछ था नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि वो एक और जंग लड़ सकें। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रियलाइज़ कर चुकी थी कि एक इमीडिएट सेटलमेंट चाहिए ताकि फ्यूचर में हमारे इंडो ब्रिटेन जो रिलेशनशिप हैं, क्योंकि इंडिया एक अपना कंट्री है, अपना नेशन बन के सामने आएगा, तो अच्छे इंडो ब्रिटेन रिलेशनशिप्स रखने के लिए ये चीज़ें करना ज़रूरी हैं। सो द थर्ड कॉज कि क्यों कैबिनेट मिशन जो है इंडिया लाया गया था। फोर्थ बात करूँ, अगेन पेट्रियाटिज़म, एग्जैक्टली। तो अंडर कांग्रेस लीडरशिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन ऑफ पेट्रियाटिक सेंटिमेंट्स देखने को मिला, पेट्रियाटिक सेंटिमेंट्स बहुत देखने को मिले आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिफ्थ, INA रिवोल्ट्स वर एन आई ओपनर। सो INA रिवोल्ट्स देखो 1945 में देखने को मिले थे,
उस टाइम पे कुछ लीडर्स थे हमारे जिनको ब्रिटिशर्स ने अपनी हिरासत में लेके रखा हुआ था, और इनके खिलाफ इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स करी, काफ़ी उनके मतलब उनको निकालने के लिए इंडियंस जो थे बढ़ चढ़कर सामने आए और उन लीडर्स को जो थे उन्होंने फांसी होने से रोका। एंड दैट वाज क्लियरली विजिबल, और ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गई थी कि हाँ, अब हम इनके सामने और ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। ठीक है, देखो उसके बाद ये तो थे कॉजेज़। अगर मैं आगे बात करूँ कैबिनेट मिशन की, ठीक है, सो द कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था मार्च 24, 1946 में वो दिल्ली पहुंचे थे। बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग डिस्कशंस बैठक बैठी थी, देर तक बैठक बैठी थी इंडियन लीडर्स के साथ, किन इश्यूज़ पे, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने पे, और किस तरह से हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएँ, इस बारे में डिस्कशंस बैठी। सिंस देखो डिस्कशंस बैठी, कैबिनेट मिशन के मेंबर्स बैठे, कांग्रेस लीडर्स बैठे, मुस्लिम लीग बैठे, कैबिनेट मिशन के मेंबर्स बैठे, तो ये सारे लोग जब बैठे, यहाँ पे जिस तरह से पिक्चर्स में मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो ये सारे लोग बैठे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी एक अग्रीमेंट पे अभी तक नहीं पहुंची, बिकॉज मुस्लिम लीग वाज डिमांडिंग पाकिस्तान और कांग्रेस उसके फेवर में नहीं थी, कतई नहीं थी। तो उस वजह से ये एक अग्रीमेंट पर नहीं बैठे, इसलिए कोई सेटलमेंट नहीं हुआ उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद मिशन, जो कैबिनेट मिशन था, उन्होंने अपने कुछ प्लान्स रखे, क्योंकि कांग्रेस और लीग कोई भी सेटलमेंट पर नहीं आ रही थी। ऑल्सो कैबिनेट मिशन ने भी जो लीग की डिमांड थी पाकिस्तान कि हमें पाकिस्तान चाहिए, एक अपना मुल्क चाहिए, वो डिमांड कैबिनेट मिशन ने भी रिजेक्ट करी थी। देखो हाँ, कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट करी थी, रीज़न देखें क्यों इन्होंने जो था जो आइडिया था पाकिस्तान का वो रिजेक्ट किया था, वो पढ़ लेते हैं। तो पहला रीज़न था इशू ऑफ माइनॉरिटी वुड स्टिल रिमेन। देखो सबसे पहला रीज़न यही था, उनको लगा कि माइनॉरिटी का जो फैक्टर है, माइनॉरिटी का जो इशू है, वो तब भी रहेगा। इस तरह से जो नेशन डिवाइड हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में नेशन डिवाइड हुआ था, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंजाब वाला जो एरिया था वो वेस्ट पाकिस्तान, और बंगाल वाला जो एरिया था वहाँ पे जो पार्टीशन हुई वो ईस्ट पाकिस्तान में डिवाइड करने की बात करी। तो जब इन्होंने पार्टीशन की बात करी, इन्होंने कहा कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होगा। यहाँ पर जो हमारे जो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि अगर आप पार्टीशन की बात कर रहे हो और आप पार्टीशन इसी मुद्दे पर कर रहे हो कि यहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, हमारे देश में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब आप पार्टीशन कर रहे हो यहाँ पर भी तो हमारे कुछ हिंदू लोग यहाँ पर भी तो होंगे, यहाँ पर भी तो माइनॉरिटी का इशू फिर भी रहेगा, इधर भी तो माइनॉरिटी का इशू फिर भी रहेगा जहाँ पे हिंदूज़ लोग माइनॉरिटी में होंगे, तो माइनॉरिटी का इशू तो अल्टीमेटली रहेगा ही रहेगा। आप किस बेसिस पर पार्टीशन की बात कर रहे हो, ऐसा कैबिनेट मिशन ने कहा। दूसरा रीज़न इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि इन एरियाज़ में, देखो इन एरियाज़ में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर रीजनल ट्राइब्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीजनल ट्राइब्स रहते थे, ठीक है, जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशंस थी, ठीक है, लोगों ने अपने घर बसाए होते, उन्होंने अपने हिसाब से तरीके से रहते थे, तो वो पॉपुलेशन का, ट्राइबल पीपल की किसी ने बात नहीं की थी, और वो रीजनल जो ट्राइब्स थी दे वुड बी डिस्टर्ब्ड, ऐसा इनका मानना था। थर्ड रीज़न इन्होंने दिया कि इट वुड ब्रिंग इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। बिल्कुल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तो लाएगा। जब हम बात करें देखो जब हम बात करें इस तरह से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग होने की बात हो रही थी, तो दो कॉर्नर्स पे एक ही मुल्क डिवाइड हो रहा है, एक इस साइड है, एक इस साइड है। यहाँ पे सबसे पहला इशू तो याद आ कि ये कम्युनिकेट कैसे कर पाते, दोनों एरियाज़ में कम्युनिकेशन कैसे होता, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस इतने टेक्नोलॉजी, वास्ट टेक्नोलॉजी से तो नहीं हो पाती थी जैसे आज की डेट में। तो सबसे बड़ी जो फैक्टर था कम्युनिकेशन का था, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन था। दूसरा फैक्टर था कि आप आर्म्ड फोर्सेस किस तरह से उनको मेंटेन करोगे, कितनी आर्म्ड फोर्सेस लगाओगे, और ये डेंजरस भी होंगी, किस तरह से उनको डिवाइड किया जाएगा। और थर्ड फैक्टर ये भी था कि जो कम्युनल हार्मनी होनी थी,
ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाते जब आप बंगाल और पंजाब का जो है पार्टीशन करोगे, तो वो एक रीजनल जो ट्राइब थी वो अल्टीमेटली डिस्टर्ब होएगी. सो इट वुड ब्रिंग इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम अल्टीमेटली. एंड दीज वर द 3 रीजंस व्हाई कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान. देखो आगे बात करती हूँ. मैंने जैसे बोला कि उन्होंने अपने कुछ प्रोविजंस दिए, अपनी कुछ डिमांड्स रखी. तो क्या डिमांड्स उन्होंने रखी, क्या प्रोविजंस रखे, डिमांड नहीं वर्ड यूज़ करूँगी, प्रोविजंस दिए कैबिनेट मिशन में. सबसे पहला प्रोविजन दिया ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स. देखो कैबिनेट मिशन जो 3 मेंबर मिशन था, इन्होंने बोला कि तुम स्टेट्स को अलग अलग हिस्से में ग्रुप कर दो, अलग अलग हिस्से में इसको डिवाइड कर दो. तो ग्रुप ए, बी और सी, इस तरह से इन्होंने स्टेट्स को डिवाइड किया. ग्रुप ए में इन्होंने रखा मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड ओडिशा. ओके, सो यहाँ पे ये जो आपको ग्रुप सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ग्रुप ए है. जितना भी रेड पोर्शन है ये सारा ग्रुप ए है, जिसमें बॉम्बे है, सेंट्रल प्रोविंस है, ओडिशा है, देन मद्रास है. ठीक है, इस तरह का जितना भी रेड पोर्शन है ये ग्रुप ए है. ठीक है, फिर ग्रुप बी में देखो, ग्रुप बी में कौन कौन सा आ जाता है, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब ये जितना भी एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बालूचिस्तान. सो ये जितना भी एरिया है ये ग्रुप बी में आ जाता है. एंड देन ग्रुप सी में कौन सा एरिया आ जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, बंगाल आ गया आपका, असम आ गया, और ये जो भी एरिया, ये जो आपको लाइट ग्रीन इसमें दिख रहा है, ये ग्रुप सी में आ जाता है. तो जितना ये जो रेड पोर्शन है सारा, ये ग्रुप ए ग्रुप, ये ग्रुप बी, यहाँ पे लिख लेते हैं ए, और इस तरह से एक ग्रुप सी. सो इस तरह से जो है स्टेट्स को ग्रुप कर लिया गया. और बाकी का जो येलो पोर्शन है वो सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं. जैसे J&K भी आपका प्रिंसली स्टेट्स में था, बाद में हम देखेंगे किस तरह से इसको गुजरात में, ठीक है, ये भी आपका प्रिंसली स्टेट था, तो बाद में हम देखेंगे किस तरह से इसको हैदराबाद भी आपका प्रिंसली स्टेट था. ठीक है, तो किस तरह से इनको जब इंडिपेंडेंस हुई थी, इनकी किस तरह से बात हुई थी, हम बाद में देखेंगे. सो बेसिकली पहला प्रोविज़न यही था कि कैबिनेट मिशन ने स्टेट्स को, जो कंट्री थी उसको डिवाइड कर दिया, ग्रुप कर दिया स्टेट्स में. ठीक है, तो 3 ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप ए, बी और सी. जितना भी रेड पोर्शन है ये सारा ग्रुप ए है, ये ग्रीन पोर्शन है पंजाब, बालूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जितना भी ग्रुप बी, और ग्रुप सी में आपका आ जाएगा बंगाल और असम. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोविज़न. सेकेंड में क्या कहा उन्होंने, देखो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होंगे ग्रुप ए, बी और सी के, वो सेपरेटली बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द असेंबली. जो असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको डिसाइड करेंगे. सो बेसिकली यहाँ के मेंबर्स ए, बी और सी, ठीक है, यहाँ से जो मेंबर्स होंगे ये सेपरेटली बैठेंगे इन स्टेट्स के, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे. और उसके बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इकट्ठे बैठेगा और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करेगा. कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्मुलेट करेगा. सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये बोला. थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इलेक्ट कैसे होएगा, बाय द प्रोविंशियल असेंबली. प्रोविंशियल असेंबली उसको इलेक्ट करेगी, और कैसे इलेक्ट करेगी, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्शली नॉमिनेट करेगी कौन, प्रिंसली स्टेट्स. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट कौन करेगी, प्रोविंशियल असेंबली करेगी बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और पार्शली कौन नॉमिनेट करेगा, प्रिंसली स्टेट्स. देखो इसके बाद मैंने रेड यहाँ पे पेन से कुछ चीज़ें लिखी हैं. जैसे जो टोटल स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 थी, जिसमें से 292 थी प्रोविंशियल असेंबली की, 93 थे प्रिंसली स्टेट्स के, और 4 थी फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ पॉइंट था, देखो उसके बाद इन्होंने बोला कैबिनेट मिशन का फोर्थ प्रोविजन क्या था, एक कॉमन सेंटर वुड कंट्रोल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन. तो एक कॉमन सेंटर बनेगा जो कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा. प्रोविंसेस, जितने भी प्रोविंसेस हैं इनको पूरी की पूरी एटोनमी, और जो रेजिडुअल पावर है जो ना ही स्टेट के पास है, जब जो पावर्स होती थी ना ही स्टेट के पास और सेंटर के पास नहीं होती थी, जहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में रेजिडुअल पावर्स की बात करी थी, तो इन्होंने बोला वो प्रोविंसेस के पास होंगी.
फुल ऑटोनॉमी दी जाएगी प्रोविंसेस को और रेजिडुअल पावर्स भी प्रोविंसेस को दी जाएंगी। सिक्स्थ पॉइंट इन्होंने बोला, अगर कोई भी कम्युनल क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चंस रिलीजन के ऊपर हों, सेंट्रल लेजिस्लेचर में ऐसी क्वेश्चंस कोई रेज होते हैं, वो किस पे डिसाइड होएगा? जो मेजॉरिटी कहेगी, व्हाट टू बी डिसाइडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। सेवेंथ प्रोविजन इन्होंने बोला, और इसी दौरान एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होएगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? टेम्पररी गवर्नमेंट आप बोल सकते हो इसको होती है, जो कि उस टाइम पे बनाई जाती है, इमीडिएटली बनाई जाती है, कुछ इमरजेंसी में बनाई जाती है, और उसके ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी पावर्स होती हैं जो नॉर्मल गवर्नमेंट की होती है उस दौरान। सो एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक टेम्पररी गवर्नमेंट उस टाइम पे फॉर्म करी जाएगी। कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही उठा के एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करी जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा, प्रिंसली स्टेट्स वर नो लॉन्गर टू बी अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहेंगी प्रिंसली स्टेट्स, और वो फ्री होंगी, या तो वो सक्सेसर गवर्नमेंट के साथ जाएंगे या तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसली स्टेट्स जो कि अभी तक राजा महाराजाओं के रूल के अंडर हैं, उनको ब्रिटिशर्स के साथ ही जाना है या उनको गवर्नमेंट के साथ ही जाना है। वो उनकी चॉइस है, वो कहाँ पर जाना चाहती हैं, ऐसा प्रिंसली स्टेट्स को पावर दी गई थी। सो ये कैबिनेट मिशन के कुछ प्रोविजंस थे। देखो, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया कैबिनेट मिशन ऑन जून 6, 1946 में। सो फाइनली मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया कैबिनेट मिशन को, और कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट किया इसको? ऑन जून 24, 1946 में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया। इलेक्शंस हुए जुलाई 1946 में प्रोविंशियल असेंबली में, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। रिजल्ट्स कब आए? रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड बाय द एंड ऑफ द जुलाई, एंड फाइनली कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली। सिंस कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, वहाँ पे मुस्लिम लीग ने उनकी मेजॉरिटी को नहीं माना, एंड मुस्लिम लीग ने एक गेव अ कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम अगस्त 16, 1946। तो लीग ने जब ये जीत कर आई, जब कांग्रेस जो थी मेजॉरिटी में आई थी, तो मुस्लिम लीग ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी थी, एंड मुस्लिम लीग ने एक डायरेक्ट कॉल दिया, और उन्होंने कहा कि जो है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो चेंज हो गया। कम्युनल राइट्स बहुत देखने को मिले, हिंदू मुस्लिम्स के झगड़े बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिले। कोई उनकी कोई कहते हैं ना, कोई रुकने की कोई सीमा नहीं थी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम्स के झगड़े चल रहे थे, और कम से कम भी 5000 लोग जो थे वो मर चुके थे। तो इस तरह से मुस्लिम लीग जो थी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिवोल्ट किया। उन्होंने एक तरह से इस टाइम पे कम्युनल राइट्स बहुत थे, बहुत झगड़े फसाद देखने को मिले। और वर्स्ट हिट एरियाज़ कौन से थे? बहुत ज़्यादा जहाँ पे झगड़े हो रहे थे, सो वो एरियाज़ थे कलकत्ता, बॉम्बे, बिहार, बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। ये सारे कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे बहुत ही हालत ख़राब थी, बहुत झगड़े हो रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे, लोग मर रहे थे, लाशें बिछ रही थी, खून खराबे हो रहे थे। कोई सीमा नहीं थी इस राइट्स को रोकने की, कोई सीमा दिख नहीं रही थी। इस तरह के जो थे एक लेवल पे झगड़े हो रहे थे। देखो, इंटरिम उस टाइम पे जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो इस्टेब्लिश करी गई सितंबर 1946 में, और वहाँ पे जब इंटरिम गवर्नमेंट एक टेम्पररी गवर्नमेंट जब इस्टेब्लिश करी गई, उनमें लॉर्ड वेवेल को प्रेसिडेंट रखा गया, एंड नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा दिया गया था। लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंपी गई थी। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि सीधे सीधे पूछ लेते हैं जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तब प्रेसिडेंट का दर्जा किसको दिया था, वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा किसको दिया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको दी गई थी। सो इस तरह के लियाकत अली थे, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंपी गई। लेकिन इन प्लेस ऑफ सपोर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग प्रोग्रेस, मुस्लिम लीग ने क्या किए? हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स लेकर आए कांग्रेस के लिए, नेशन के लिए। पहली जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई? वो हुई दिसंबर 9, 1946 में हुई, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। सो December 9, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। ये बाद में जाकर प्रियम्बल बना, जिसको आज की डेट में हम प्रियम्बल कहते हैं। सो अगेन ये आपसे पूछ सकते हैं कब डिसाइड हुआ था, December 9, 1946 में। नेक्स्ट एस सच्चिदानंद सिन्हा, इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट ऑन 11 December 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो आपसे कोई पूछे टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, सो एस सच्चिदानंद टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, लेकिन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सो इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह की चीज़ें हुई एंड मुस्लिम लीग ने ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करी। लीग ने रिफ्यूज़ किया कि हम इनॉग्रल मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे और कैबिनेट जो डिसीजन लेगा हम वो नहीं मानेंगे। कांग्रेस ने डिमांड किया, कांग्रेस डिमांडेड दैट द ब्रिटिश गेट द लीग टू चेंज इट्स अप्रोच। उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स को बोला कि या तो आप मुस्लिम लीग को कहिए कि अपनी अप्रोच चेंज करें, या तो फिर उनको बोलिए आप जो है क्विट कर दें। एंड मुस्लिम लीग फाइनली डिसाइडेड टू क्विट, उन्होंने क्विट कर दिया। तो इस तरह से जो था हमें देखने को मिला किस तरह से मुस्लिम लीग ने क्विट किया। और फेब में बात कर रही हूँ, फेब 20 1947 की, फेब 20 1947 की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली, क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने अनाउंस किया कि हम सारी की सारी जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, हम अपनी पावर्स कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देंगे। किसको? इंडियंस को कम्प्लीटली अपनी पावर्स ट्रांसफ़र कर देंगे। और कब तक ट्रांसफ़र कर देंगे? बाय द एंड ऑफ जून 30, 1948 में। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा किस तरह से माउंटबैटन प्लान आया और हमें आज़ादी जो है मिली। तो ये लेक्चर आपका इधर तक रखूँगी। माउंटबैटन जो प्लान है ये लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।